हाय एवरीवन। सो हमारे लास्ट के दो वीडियोस में पार्ट वन में और पार्ट टू में हम लोगों ने देखा इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस बिफोर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। एंड ऑल्सो अलोंग विद दिस हम लोगों ने कल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखा, जिसके अंदर हमने देखा हाउ इंडस्ट्रीज वर ग्रोन एंड कॉटन मिल इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ी, आयरन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, धीरे धीरे करके सारी इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़ी, प्लानिंग कमीशन के बारे में देखा। तो आज के हमारे पार्ट थ्री में चैप्टर 10 का पार्ट थ्री वीडियो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में क्या था। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, ये जानने के लिए ना मैं एक फ्लो चार्ट बनाना चाहूंगी। पहले उस फ्लो चार्ट में हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या था। तो चलिए एक बार एक फ्लो चार्ट देखते हैं और उस फ्लो चार्ट में हम लोग ड्रॉ करेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद क्या था। ठीक है, सबसे पहले आगे चलते हैं। इट्स 1947। ओ माय बैड, माय बैड। देखिए 1947, जस्ट अ सेक। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस मिली। अब इसके बाद क्या था, देखिए इसके बाद थी हमारी इकोनॉमी वीक। ये फ्लो चार्ट आप लोगों के सामने है। इकोनॉमी थी वीक। उसके बाद गवर्नमेंट की प्लानिंग आती है बच्चों। गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया। ओके, दैट्स ग्रेट। गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया और इसके बाद ना 5 ईयर प्लान्स शुरू हुए, जिसमें सबसे पहले वाले 5 ईयर प्लान्स का टारगेट रहा करता था एग्रीकल्चर। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान्स का टारगेट रहा करता था इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इतना सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब धीरे धीरे करके हम लोग आगे चलेंगे। चलिए चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेके 1991 तक क्या था। क्वेश्चन ये आता है, गवर्नमेंट ने आखिर ये प्लानिंग किस आइडियोलॉजी, ये जो 1947 के बाद जो प्लानिंग करी है, ये किस आइडियोलॉजी और किस सोच के बेसिस पर बनाई है। ठीक है, सो सबसे पहला यहाँ पे गाइडिंग इकोनॉमिक फिलोसफीज देखेंगे हम 1950 की। तो सबसे पहले ये समझो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स के सामने एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि इंडिया को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। एंड दो बड़े लीडर्स की दो अलग अलग सोच थी। सबसे पहले नेहरू जी का विजन था। उनका मानना था अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है ना, तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा। एंड इसीलिए उन्होंने स्पेशली हेवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया। ही फोकस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। As you can see, नेहरूज विजन हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस। अब मैम हेवी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। बच्चों हेवी इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्रीज जो मशीन्स बनाती हैं, स्टील्स बनाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। इमेजिन तुम बेकरी खोलना चाहते हो। अब बेकरी के लिए तुम्हें क्या चाहिए मैम, अवन चाहिए, मिक्सर चाहिए, पैकेजिंग मशीन चाहिए, जनरेटर चाहिए। तो ये सब कौन बनाएगा, हेवी इंडस्ट्रीज। इसलिए नेहरू जी बोलते थे पहले मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज बनाओ। लेकिन गांधी जी की फिलॉसफी देखते हैं। अब गांधी जी की सोच ना बिल्कुल अलग थी। गांधीयन फिलॉसफी, देखो ये फिलॉसफी फोकस किया करती थी कि इंडिया की स्ट्रेंथ उनके विलेजेस है। गांधी जी की फिलॉसफी फोकस करती थी इंडिया की स्ट्रेंथ उनके विलेजेस है। इसीलिए उन्होंने इन्फेसिस दिया कॉटेज इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, सेल्फ रिलायंस को।
इट्स लाइक सोचो एक विलेज है, वहां लोग खुद कपड़ा बुनते हैं, खुद फर्नीचर बनाते हैं, खुद तेल निकालते हैं। गांधी जी चाहते थे कि विलेजेस सेल्फ डिपेंडेंट बने रहे। अब यहाँ पे नेहरू जी की सोच थी बिग इंडस्ट्रीज, गांधी जी की सोच थी स्मॉल इंडस्ट्रीज। नेहरू जी चाहते थे स्टील प्लांट्स, गांधी जी चाहते थे खादी। नेहरू जी चाहते थे सिटीज डेवलप हो, गांधी जी चाहते थे विलेजेस पे फोकस किया जाए। नेहरू जी चाहते थे मशीन्स बनाई जाए, गांधी जी चाहते थे हैंडीक्राफ्ट्स पे फोकस हो। तो अब बच्चों, नेहरू जी कहते थे बिल्ड बिग इंडिया, गांधी जी कहते थे बिल्ड स्ट्रॉन्ग विलेजेस। सो इस तरीके की कुछ फिलोसफीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। खैर, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, इट्स लाइक गवर्नमेंट का रूल बुक, जिसके अंदर लिखा होता है कौन सी इंडस्ट्री गवर्नमेंट, और कौन सी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट बनाने वाली है, और कौन सी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, आई मीन प्राइवेट सेक्टर का रोल रहेगा, एंड कौन सी इंडस्ट्रीज दोनों मिलके करने वाले हैं। सो 1956 पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला पब्लिक सेक्टर को बड़ा बनाना है। नाउ पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। तो गवर्नमेंट ने बोला पब्लिक सेक्टर को बड़ा करना है, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को बड़ा करना है। फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी, सेल, भेल, इंडियन रेलवेज, इन सबको बड़ा करना है। नाउ गवर्नमेंट क्यों चाहती थी पब्लिक सेक्टर? बिकॉज प्राइवेट कंपनी स्टील प्लांट नहीं लगा रही थी। अब क्यों नहीं लगा रही थी? क्योंकि स्टील प्लांट लगाने में 20,000 करोड़ लग सकते हैं, प्रॉफिट भी बहुत लेट आता है। प्राइवेट कंपनीज डर रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला अरे रुको 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 भाई, हम बना देंगे। अब इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हुए एंड कुछ नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिले। पॉजिटिव आउटकम्स थे, गवर्नमेंट ने स्टील प्लांट्स, डैम्स, पावर प्लांट्स, हेवी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन सब बनाया, सब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया। अब इसका नेगेटिव आउटकम क्या हुआ? नेगेटिव आउटकम हुआ, दिक्कत शुरू हुई कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि प्राइवेट सेक्टर डिस्करेज हो गया। लेट्स से क्रिकेट टीम में कैप्टन सिर्फ एक प्लेयर को बैटिंग दे, बाकी सबको बेंच पर बिठाए, क्या टीम इंप्रूव होगी? जी नहीं, टीम इंप्रूव नहीं होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव फ्रेमवर्क था, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया गया, पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्डिंग बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। लेकिन इसका नेगेटिव आउटकम भी है, जैसे कि अनड्यू प्रायोरिटी दी गई पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज हो गए, एंड इसके लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। जी ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बच्चों किसकी बात हो रही है? आगे तो बात हो रही है मैम फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पॉलिसीज टिल लेट 1950s। नाउ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब 1950s में ना इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गई। बोले क्या प्रॉब्लम आई? अरे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया 1958 में। अब ये क्या है? जैसे लेट्स से तुम्हारे पास 100 रुपए की इनकम है, एक्सपेंसेस 200 है, कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही इंडिया इंपोर्ट ज्यादा कर रहा था, एक्सपोर्ट्स कम कर रहा था। आई मीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को प्रमोट किया, लेकिन कितने दिन चल जाएगा भाई? आपके इंपोर्ट्स 200 है, एक्सपेंसेस 200 है, और एक्सपोर्ट सिर्फ 100 है, इनकम बहुत कम है। कितने दिन चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा। वैसे ही इंडिया इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने लगा एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करना डिफिकल्ट कर दिया, टाइटनिंग ऑफ ट्रेड पॉलिसी डिफिकल्ट कर दिया, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग, इंपोर्ट कंट्रोल्स, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। लाइक अगर तुम जापान से टीवी इंपोर्ट करना चाहते हो ना, गवर्नमेंट बोलेगी पहले परमिशन लो भाई हमसे। यही इंपोर्ट लाइसेंसिंग है। इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए, इंपोर्ट्स अलाउ नहीं किए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जा रहा था यार, राइट? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही इंपोर्ट होंगे। सो नाउ टाइटनिंग ऑफ ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट पे रिडक्शन कर दिया गया, कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग लगा दी गई, फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो रहा था, आई मीन फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो रहा था, इस वजह से ये करना पड़ा। देन हमारे सामने है फर्स्ट 3 डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अब फर्स्ट 3 डेकेड्स में क्या हुआ बच्चों? जीडीपी ग्रोथ हुई 1950 to 60 में अराउंड 3.7% है।
60-70 में 3.5% हुई, और 70-80 में देखो 5.2% हो गई। तो ये स्लो ग्रोथ थी। एंड इसी को इकोनॉमिस्ट कभी कभी क्या बोलते हैं? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसको इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इस पीरियड की खास बातें हैं कि गवर्नमेंट ने फोकस किया हैवी इंडस्ट्रीज पे, स्टील पे, डैम्स पे, पावर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन कंज्यूमर गुड्स पे कम फोकस किया। तो गवर्नमेंट ने स्टील प्लांट बना दिया, लेकिन टीवी, फ्रिज, स्कूटर, फैन, वॉशिंग मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज कम थी। कंज्यूमर गुड्स स्टिल अनडेवलप्ड रह जाती है। ठीक है। अब इंडिया ने ये स्ट्रैटेजी क्यों चूज करी? आई मीन व्हाई दिस अप्रोच? तो इसका भी एक खास वजह देखिए। Why this approach? Factors that shape the early strategy. Why this approach? तो बात यह है कि सबसे पहले तो लिमिटेड कैपिटल था, इस वजह से ये अप्रोच। आई मीन इंडिया पुअर था, पैसा कम था, इसीलिए प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ी। और प्रायोरिटी हमने किसको दी? बोले मैम प्रायोरिटी दी इंडस्ट्रियल गुड्स को, नॉट कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स को दी, कंज्यूमर गुड्स को प्रायोरिटी नहीं दी, इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रायोरिटी दी। पैसा कम था ना यार, तो प्रायोरिटी तो डिसाइड करनी पड़ेगी। देन नेशन बिल्डिंग करनी थी, सेल्फ रिलायंस बनानी थी, कंट्री नहीं बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है यार, डिफेंस इंडस्ट्रीज चाहिए, वॉर का रिस्क है, पॉवर्टी गरीबी हटानी है, प्लान डेवलपमेंट। देखो रैंडम डेवलपमेंट नहीं करना है बच्चों, रैंडम डेवलपमेंट नहीं करना है। क्या करना है? प्लान डेवलपमेंट, प्रॉपर रोड मैप चाहिए, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करना है, लाइक गवर्नमेंट कंपनीज बनानी है, जैसे कि आईआईटी बनानी है, एलआईसी बनानी है, स्टील प्लांट्स बनाने हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं, एंड सब इसी पीरियड के अंदर अंदर आने चाहिए। फिर इसके बाद है हमारे 5 ईयर प्लान्स। अब 5 ईयर प्लान्स का हम लोग एक ग्लांस लेने वाले हैं। तो ये देखो 5 ईयर प्लान्स का ग्लांस आपको मिलेगा। फर्स्ट प्लान है 1951-56, जिसमें फोकस रहा एग्रीकल्चर, क्योंकि फूड फूड शॉर्टेज थी इस वजह से। सेकंड प्लान है हेवी इंडस्ट्रीज, महलनोबियस मॉडल इसे कहते हैं। इस पे स्टील्स, मशीन्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया। इसके बाद है हमारे सामने थर्ड प्लान, जिसमें हम लोगों ने सेल्फ रिलायंस पे ज्यादा फोकस किया। आई मीन हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों पे फोकस किया। बोले एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री भी। थर्ड प्लान में एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, चलिए बढ़िया है। फिर इसके बाद फोर्थ प्लान आया, जिसमें हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी। आई मीन इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था, महंगाई बढ़ रही थी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था, स्टेबिलिटी चाहिए थी। और फिफ्थ प्लान था हमारा पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी हटाओ भाई, बहुत गरीबी हो गई, अब ये गरीबी हटाओ। तो अब इसके कुछ अचीवमेंट्स भी रहे बच्चों। अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस देखते हैं। सबसे पहले अचीवमेंट्स, गवर्नमेंट सक्सेसफुल कहाँ रही? गवर्नमेंट हैवी इंडस्ट्रीज बनाने में सक्सेसफुल रही, पब्लिक सेक्टर को बनाने में सक्सेसफुल रही, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, एंड कुछ सेक्टर जैसे कि स्टील, पावर, इंजीनियरिंग, इनमें सेल्फ रिलायंस हो गया, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट, आईआईटीज, पावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स। तो गवर्नमेंट फेल कहाँ हुई? एक तो स्लो रेट, स्लो ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, स्लो ग्रोथ। एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया गया, पॉवर्टी को नेग्लेक्ट कर दिया गया। आई मीन लो प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट को, लो प्रोडक्टिविटी, इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया गया। एंड अब प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोगों के सामने आता है फर्स्ट मेजर शिफ्ट इन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, विच वाज मिड 1960 क्राइसिस। ये बच्चों टर्निंग पॉइंट है। गवर्नमेंट सिर्फ इंडस्ट्रीज बना रही थी, एग्रीकल्चर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला। तो क्या हुआ बच्चों? 1965 से लेके 67 में अब कुछ हुआ। बोले मैम क्या हुआ? बताओ तो सही क्या हुआ। हुआ ये कि भुखमरी आ गई, ड्रॉट जिसे हम कहते हैं, फूड शॉर्टेज, फेमाइन लाइक कंडीशंस होने लग गई। गवर्नमेंट को समझ आ गया कि भाई सिर्फ इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा, एग्रीकल्चर को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सेकेंड प्लान में एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। तो इस रियलाइजेशन के बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन का रास्ता बना।
अब बना रास्ता ग्रीन रेवोल्यूशन का। 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉट्स के बाद में नेगेटिव ग्रोथ देखी गई, फूड शॉर्टेज था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया। पॉलिसी चेंजेस इन लेट 1960s, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब नेहरू जी ने फोकस किया हेवी इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो सिनेरियो एक ही आ जाता है कि गवर्नमेंट टीवी और फ्रिज की फैक्ट्रीज खोल देती है, लेकिन लोग टीवी देख लेंगे, मशीन्स कौन बनाएगा, फ्यूचर इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी। तो गवर्नमेंट पहले मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज खोली, मशीन्स बनेंगी, मशीन से फैक्ट्रीज और लगेंगी, फैक्ट्री से कंज्यूमर गुड्स बढ़ेंगे। सो इसी को मैलेनोबिस स्ट्रैटेजी बोलते हैं। लाइक अगर आपके पास 1 लाख हो और आपको चूज करना हो कि एक स्मार्टफोन खरीदना है और एक मशीन, जो हर मशीन 20,000 आपको कमा के दे, आप क्या चूज करोगे? देखो, आप तो मशीन ही चूज करोगे कि मैम मशीन आपको हर महीने 20,000 कमा के देगी, फिर बाद में स्मार्टफोन्स ले लेंगे। पहले तो मशीन पे खर्चा करते हैं, राइट? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हमारे सामने आ जाता है एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। तो ये जो डिजास्टर आ रहा है ना मिड 1960s का, इसकी हम लोग बात करेंगे। इस लाइक सोचो तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, पापा की सैलरी आ रही है, घर चल रहा है, सडनली पापा की जॉब चली जाए। नाउ 2 साल लगातार बिजनेस लॉस हो गया, सेविंग्स भी खत्म हो गई, अब घर क्राइसिस में आ जाएगा यार। एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया के साथ हुआ 1965 से 67 के बीच, क्राइसिस आए। प्रॉब्लम 1, सबसे पहली प्रॉब्लम थी कंटिन्यूअस फेलियर ऑफ मॉनसून। कंटिन्यूअस फेलियर हो रहा है मॉनसून का। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम किस पर डिपेंडेंट थी बच्चों? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। और एग्रीकल्चर किस पर डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट था, और मॉनसून आ नहीं रहा था। एक फार्मर है, उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। अगर बारिश हो गई तो बढ़िया है, क्रॉप अच्छी उगेगी, अगर बारिश नहीं हुई तो कोई क्रॉप नहीं हुआ है भाई। 2 साल कंटिन्यूसली बारिश नहीं हुई, रिजल्ट नो फूड, नो इनकम, नो एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी नहीं है। ना ही फूड, ना ही इनकम, ना ही एम्प्लॉयमेंट, नथिंग इज देयर। प्रॉब्लम 2 हुई, एग्रीकल्चरल ग्रोथ बन गई नेगेटिव। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब, लास्ट ईयर वीट प्रोडक्शन था 100 टन का, इस साल वीट प्रोडक्शन है 80 टन का। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ क्या? नहीं बाबा, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ। इसी को बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ। फिर इसके बाद फूड प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं फूड क्राइसिस। प्यारे प्यारे बच्चों, अब सिचुएशन और खराब हो गई। फूड प्रोड्यूस ही नहीं हुआ लोगों के लिए, लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट ने यूएसए से फूड इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, और इस प्रोग्राम को बोलते हैं PL 480। लाइक सोचो, एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारे नोट्स खो जाए, तुम फ्रेंड से नोट्स मांग लो, टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व होगी क्या? नहीं। वैसे ही अमेरिका से फूड लेना परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, इंडिया को खुद फूड प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब देखो क्वांटम जंप आएगी बच्चों, क्वांटम जंप। नाउ ये क्वांटम जंप क्या है मैम? ये क्वांटम जंप है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट ने सोचा हर बार अमेरिका से फूड मांगना कोई सोल्यूशन नहीं है, तो सवाल ये उठता है अब फूड कैसे बढ़ाया जाए, एरिया कैसे बढ़ाए, या प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए? तो गवर्नमेंट ने चूज किया, एक काम करते हैं यार, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते। चलो, क्वांटम जंप, स्मॉल इंक्रीज नहीं, क्वांटम जंप का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वांटम जंप का मतलब होता है हमको छोटा मोटा इंक्रीज नहीं चाहिए, अपने को चाहिए, अपने को मांगता है ह्यूज इंक्रीज। ओके, सो फार्मर पहले 10 क्विंटल वीट प्रोड्यूस करता था, अब 35 क्विंटल करेगा, और इसी को क्वांटम जंप बोलते हैं। सो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को दिए ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स दिए, पेस्टिसाइड्स दिए, इरिगेशन फैसिलिटीज दी, ट्रैक्टर्स दी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी, फूड प्रोडक्शन एक्सप्लोड कर गया। HYV सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, और ये सब चीजें गवर्नमेंट ने दी। गवर्नमेंट ने अपनी अपनी पॉलिसीज लगाई, ग्रीन रेवोल्यूशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आई आई ये सब चीजें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी। अब देखते हैं हम लोग मेजर पॉलिसी एक्शंस बाय गवर्नमेंट लेट 1960s और 1980s में। चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स। मतलब गवर्नमेंट हर चीज डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी 1960 1960 से लेके 1980s तक, बोले गवर्नमेंट
सब डिसाइड करेगी, एकदम कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तुम फैक्ट्री खोलना चाहते हो, गवर्नमेंट बोलेगी परमिशन लो। मशीन बढ़ानी है, गवर्नमेंट बोलेगी परमिशन लो। प्रोडक्शन बढ़ाना है, गवर्नमेंट बोलेगी परमिशन लो। लोकेशन चेंज करनी है, अरे भाई इसकी भी परमिशन लो। जैसे मम्मा बोलती है ना, बाहर जाना है परमिशन लो, मूवी देखनी है परमिशन लो, आइसक्रीम खानी है परमिशन लो। अरे मेरी मम्मा कहती है वॉशरूम जाना है, पहले मुझसे परमिशन लो। वैसे ही बिजनेस में हुआ, वैसे ही बिजनेस में हुआ, इंडस्ट्रीज में भी यही हुआ। गवर्नमेंट ने बोला एक्स्ट्रा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स, जो करना है ना इंडस्ट्री में, ये परमिशन हमसे लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हुआ नेशनलाइजेशन। 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। आई मीन नेशनलाइजेशन क्या होता है? प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट कंपनी बोले अब तुम्हारा नहीं रहा, जो तुम्हारा था वो तुम्हारा नहीं रहा, तो अब किसका हो गया? गवर्नमेंट ओनरशिप। गवर्नमेंट ने बोला अब ये हमारा हो गया, तुम्हारा नहीं रहा। चलिए, समय समय की बात है, कौन कब किसका होता है क्या पता बच्चों। तो बस दिस इज ऑल वी हैव। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और 1969 में, और अनादर 6 बैंक्स और नेशनलाइज हो गए 1980 में। मेजर टोटल 20 बैंक्स नेशनलाइज किए गए। अब गवर्नमेंट ने बैंक्स क्यों लिए? क्योंकि प्राइवेट बैंक्स मोस्टली रिच बिजनेसमैन को लोन देते थे, फार्मर्स को नहीं, पुअर लोगों को नहीं। गरीबों का क्या, गरीबों को कौन लोन देगा? ये मेजर बैंक्स जो होते थे ना, बड़े बड़े बैंक्स, रिच बिजनेसमैन को लोन देते थे। गवर्नमेंट ने बोला तुम ना ये बैंक इधर लेके आओ, सारे बैंक्स इधर आओ, और अब ये सब हमारी ओनरशिप के अंदर है। अब हम देंगे सबको लोन, हम डिसाइड करेंगे रिच को देना है कि फार्मर्स को देना है। चलिए, कहने की बात अलग है, अब वो देते किसको है वो तो वही जानते हैं। खैर आगे चलते हैं। इंटरवेंशनलिस्ट पॉलिसीज। इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट हर जगह इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्रोडक्शन कितना, प्राइस कितना, इंपोर्ट्स कितना, एक्सपोर्ट्स कितना, इन्वेस्टमेंट कितना, लाइसेंसिंग कितना, एवरीथिंग गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। फिर इसके बाद इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात आ जाती है बच्चों। नाउ ये पीरियड इंडिया के लिए वीकेस्ट पीरियड्स में था, ग्रोथ बहुत स्लो थी। सो इसके रीजंस थे आपके डिक्लाइन इन ग्रोथ। नीचे रीजंस दे रखे हैं, लाइसेंस राज, सारी चीजें नीचे दे रखी हैं। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इन्हें ही देखते हैं, ये लाइसेंस राज वगैरह जितनी भी चीजें। लाइक तुम एक बेकरी खोलना चाहते हो, गवर्नमेंट बोल रही है लाइसेंस लाओ। एक्सपेंशन करना चाहते हो, लाइसेंस लाओ। सेकंड ब्रांच खोलना चाहते हो, लाइसेंस लाओ। मशीन खरीदनी है, लाइसेंस लो। रिजल्ट बिजनेस करते करते आदमी थक जाएगा। इसी सिस्टम को बोलते हैं बच्चों लाइसेंस राज। एंटरप्रेन्योर्स डिमोटिवेट हो जाएंगे यार, इनोवेशन कम हो जाएगी, कंपटीशन कम हो जाएगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। फिर इसके बाद देखो मेजर ड्रॉट्स आ गए थे 1965, 66, 67 एंड लेटर 1917 में भी बार बार ड्रॉट्स। भूखमरी, एग्रीकल्चर वीक हो गया। ऑयल शॉक है भाई। ऑयल शॉक क्या होता है? अरे ऑयल शॉक होता है, लेट्स से पेट्रोल 100 रुपए का है, एकदम से 250 रुपए का हो गया। सारी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो गई, फैक्ट्रीज एक्सपेंसिव हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव हो गई, सब कुछ एक्सपेंसिव हो गया। इसी को तो बोलते हैं ऑयल शॉक। कभी 100 रुपए का है, कभी एकदम से 250 रुपए पहुंच गया। एग्जैक्टली exactly 1973, और प्यारे प्यारे बच्चों 1979 में यही हुआ, ऑयल क्राइसिस। फिर उसके बाद क्लोज्ड इकोनॉमी। इंडिया इंपोर्ट्स बहुत रिस्ट्रिक्ट करता था और एक्सपोर्ट्स भी बहुत लिमिटेड होती थी, तो कंपटीशन भी कम था। इसीलिए रिजल्ट क्या हुआ? इंडियन कंपनीज कंफर्टेबल हो गई, इनोवेशन नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव। तो अब हम देखते हैं पॉलिसीज एम्ड एट इक्विटी। अब नया टॉपिक देखते हैं, देखें क्या? क्यों नहीं देखेंगे? पास होना है, सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तो देखना पड़ेगा। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों मेरे साथ में, गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पे गलत नहीं था। पॉलिसीज एम्ड एट इक्विटी, गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पे गलत नहीं था। गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो पुअर और जो रिच है, देखो पुअर को ऊपर लिखा, रिच को नीचे लिखा, इनके बीच का ये जो गैप है ना, ये गैप कम हो। और अभी भी गवर्नमेंट चाहती तो यही है, पर कर नहीं पा रही है। ये गैप बढ़ता जा रहा है, रिच रिच होता जा रहा है, पुअर पुअर होता जा रहा है। इंडिया, इंडिया, इंडिया। चलिए, अब देखते हैं एमआरटीपी एक्ट आया गया, लाया गया बच्चों। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। एमआरटीपी एक्ट क्यों लाया गया? कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी एक ही कंपनी पूरा मार्केट कैप्चर करे। जैसे इमेजिन करो, पूरे इंडिया में सिर्फ रिलायंस ही रिलायंस है, रिलायंस ही रिलायंस है। तुम लोग देख ही रहे होंगे, हर जगह रिलायंस ही रिलायंस है, टाटा ही टाटा है। कंपटीशन जीरो, प्राइस इंक्रीज, कंज्यूमर करेगा सफर। तो एमआरटीपी एक्ट ने लार्ज कंपनीज को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने इतना कंट्रोल किया कि उनकी ग्रोथ स्लो हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद
रिस्ट्रिक्शन लगाना ऑन लाइसेंसिंग, कैपेसिटी एडिशन, मर्जर्स, एक्विजिशंस। गवर्नमेंट ने बोला कुछ प्रोडक्ट्स, सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स ये बड़ी कंपनीज नहीं बनाएंगी। कुछ प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएंगी? स्मॉल कंपनीज। बोले हमने बता दिया है ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको सिर्फ स्मॉल कंपनीज बनाएंगी, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, स्मॉल बिजनेसेस सरवाइव कर सके, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट? तो लार्ज इंडस्ट्रीज एफिशिएंट होती हैं, लेकिन जब उनको अलाउ ही नहीं किया, प्रोडक्शन एफिशिएंट ही नहीं हुआ, तो एक्सपोर्ट्स भी कम रहे। अब इसका आउटकम क्या हुआ? देखो, सब पॉलिसीज मिलाकर क्या हुआ, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़िया था, रिजल्ट मिक्स्ड। मिक्स्ड चीजें होनी चाहिए, ठीक है? लाइक इक्वालिटी भी आनी चाहिए, बैंक लोन्स रूरल एरियाज तक भी गए, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, पॉवर्टी रिडक्शन एफर्ट्स भी लगाए गए। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव्स भी है। टू मच कंट्रोल, लेस कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंट्रोल है, कंपटीशन कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है, एंड बिजनेसेस डिस्करेज हो गए, ठीक है? सो ये सारी चीजें हम लोगों की हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। ग्रीन रेवोल्यूशन वर्सेस लाइसेंस राज देखें क्या? बोले नहीं मैम, बहुत है। हम लोगों ने ये रिजर्वेशंस देख लिए, लेबर लॉज देख लिए, सब चीजें देख ली। इसके बाद ये इसके डिसएडवांटेजेस देख लिए। कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस एडिक्वेट नहीं थे, नो एडिक्वेट इंसेंटिव्स, लैक ऑफ ओपननेस, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये कुछ नेगेटिव चीजें हुई। एंड इसके बाद इस तरीके से एक लाइन चार्ट बना रखा है, जर्नी सो फार। अब तक हमने जो जर्नी डिस्कस करी है, उस जर्नी के बारे में सामने आप देख सकते हो। 1947 में वी हैव इंडिपेंडेंस, ओवरवेलमिंगली रूरल, पुअर एंड अंडर डेवलप्ड। 1957 में प्लानिंग एरा बिगिन होता है, इंडस्ट्रीज पे, हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाता है। 1960s में चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि ड्रॉट्स, फूड प्राइसेस, लो ग्रोथ, पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस। लेट 1960s में आया ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन टेक्स ऑफ। 1970s और 80s में कंट्रोल्स, लाइसेंस राज, ये सब चीजें आई। एंड देन वी हैव 1991 एलपीजी, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो मैम, इंतजार किसका है, करते हैं आगे डिस्कशन। 1950s का पूरा यहाँ पे बच्चों आप लोगों के सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक्सप्लेन कर रखा है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, तो मैम जब देख चुके हैं तो दोबारा देखने से क्या मतलब है? चलो देख लेते हैं यार। इट्स लाइक, यू नो, गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम्स दिखने लगी थी, और 1991 से पहले भी रिफॉर्म्स शुरू हो गए थे। जी हाँ, 1991 में जो बहुत फेमस रिफॉर्म्स है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं यार रिफॉर्म सिर्फ 1991 में है। जी नहीं बच्चों, 1991 रिफॉर्म्स एकदम से नहीं आए थे, उनकी फाउंडेशन लगनी शुरू हो गई थी 1961 में ही, उनकी फाउंडेशन लगनी शुरू हो गई थी, ठीक है? सो दिस इज ऑल वी हैव। अब जैसे यार एक काम करो, तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करता होगा, अभी स्कूल की मेमोरीज याद आती होंगी, है ना? वो प्यारी प्यारी मेमोरीज, वो अच्छी अच्छी मेमोरीज। स्कूल का प्रिंसिपल मान लो बहुत स्ट्रिक्ट है, कहता है यूनिफॉर्म का कलर चेंज करना है, परमिशन लो, हेयर कट करना है, परमिशन लो, नोटबुक चेंज करनी है, परमिशन लो, क्लास मॉनिटर से बात करनी है, परमिशन लो। रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन होगा यार। एक दिन स्कूल प्रिंसिपल को रियलाइज हुआ, भाई मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया हूँ। तो धीरे धीरे रूल्स को रिलैक्स करने स्टार्ट करो। अब धीरे धीरे रूल्स को रिलैक्स करना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने भी यही किया। बैकग्राउंड ऑफ रिफॉर्म्स आप देख सकते हो। सबसे पहले ये सीड्स ऑफ लिबरलाइजेशन 1950s में डालने शुरू हुए थे। आई मीन लिबरलाइजेशन 1950s में सबसे पहले आपका आया था। लिबरलाइजेशन ऑफिशियली हुआ 1991 में, लेकिन उसकी थिंकिंग ना 1950s में ही शुरू हो गई। गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ लाइसेंस राज, ये जो लाइसेंस राज है ना, हर चीज का लाइसेंस 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 लाइसेंस, इससे बहुत डिले हो रहा है, करप्शन हो रहा है, स्लो ग्रोथ है, कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम कंपनीज है, ठीक है? फिर उसके बाद अर्ली रिफॉर्म्स इन 1961 टू 66, गवर्नमेंट ने कहा सब कुछ एक साथ नहीं बदलेंगे, थोड़ा 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 करके बदलेंगे, ठीक है? रिफॉर्म वन हम लोग लाएंगे, इजियर लाइसेंसिंग। सबसे पहले फैक्ट्री खोलने के लिए हर चीज का लाइसेंस नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग रिलैक्सेशन कर देते हैं। फिर ट्रेड रैशनलाइजेशन, ट्रेड रैशनलाइजेशन
कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, अननेसेसरी रूल्स हटा देना, जो बेकार के रूल्स हैं उनको हटा दो। फिर उसके बाद आता है डीरेगुलेशन। अब ये डीरेगुलेशन में क्या था, 1962 25 इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट किया गया। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो होता है ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल, उसको कम कर दिया गया। ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स फ्रीडम, एक प्रोडक्ट मिक्स फ्रीडम, आप जब चाहो अपना प्रोडक्ट जैसा चाहो चेंज कर सकते हो। तुम पेन फैक्ट्री चलाना चाहते हो, पेन फैक्ट्री चलाओ। मार्केट में पेन की डिमांड कम हो गई तो नोटबुक की डिमांड बढ़ गई, नोटबुक बना लो, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो दीज वर ऑल द थिंग्स बच्चों। अब बाकी चीजें आगे का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि क्या है ना, मैम भी बोल बोल के थक जाते हैं। तो मेजर रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ 1961 टू 1991 देखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। परेशान मत करना अपने घर वालों को, मुझे पता है तुम शैतान बच्चे हो, बहुत परेशान करते हो। खैर मैं भी तुम्हारे जैसे अपनी मम्मी को परेशान करती हूँ, लेकिन हैप्पी जर्नी बच्चों, हैप्पी लर्निंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।